बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ये बड़ी खबर आगरा से है। आगरा से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ताजमहल को बंद किया गया है। ताजमहल को बंद किया गया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों दरवाजों को लॉक कर दिया गया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विस्फोटक सामग्री की खबर मिली थी, जिसके बाद आगरा के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। बेहद बड़ी खबर, आगरा से सूचना मिलते ही अलर्ट हुई है पुलिस। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आ रही है। आगरा से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। जाहिर तौर पर चौंकाने वाली यह खबर है। ताजमहल को बंद किया गया है, दोनों गेट को लॉक कर दिया है, क्योंकि विस्फोटक सामग्री मिलने की खबर सामने आई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बुधवार को विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों को निशाने पर लिया, तो वहीं विपक्षी जमकर हंगामा काटते नजर आए, वॉकआउट तक कर दिया था। जबकि विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बजट को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं होता था, हमने एक विजन के साथ विकास के रोड मैप को तैयार किया है। तो वहीं आज सबकी नजरें रहेंगी विधानसभा पर कि आखिरकार विभागीय बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ खास इसमें रहेगा। बजट पहले ही पेश हो चुका है, विभागीय बजट पर सबकी नजर रहने वाली है कि क्या आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है क्या। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संजीव, क्या कुछ अपडेट, आज विभागीय बजट पेश होना है? बिल्कुल अंजलि, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के दोनों सदनों में बजट पर अभिभाषण दिया था। विधान परिषद और विधानसभा दोनों में भारी हंगामा इस दौरान देखने को मिला, जब विपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन आज बजट सत्र का महत्वपूर्ण दिन है। आज विभागवार बजट पेश किया जाएगा। हर विभाग को कितना धन मिलेगा, कितना बजट उसको मिलेगा अपने विभाग में काम करने के लिए, किस तरीके की परियोजनाएं, योजनाएं और सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका बिल्कुल पूरी तरीके से एक एक सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज सत्ता पक्ष और विपक्ष का फिर टकराव देखने की संभावना है, क्योंकि पिछले बजट की बात करें तो पूजा जी कुछ परसेंटेज ऑफ बजट खर्च नहीं कर पाई थी सरकार, और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया था। लेकिन आज जैसे ही विभागवार बजट पेश किया जाएगा तो विपक्ष के सदस्य उस आंकड़े को पेश कर सकते हैं कि आपने पिछली बार का जो बजट था उसको कितना खर्च किया है, उसको कहां तक पहुंचाया है, जो लाभार्थी है वास्तव में उसको फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अभी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज पूरी तरीके से जिस तरीके से विभागों का बजट पेश होगा उस पर पूरी स्टडी हमने की है और सरकार को हम एक एक बिंदु पर घेरने का काम करेंगे। पूजा जी। संजीव, क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष से पहले ये अंतिम पूर्ण बजट योगी सरकार का है, तो ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि विभागवार एक कहीं ना कहीं चुनावी जो एक बजट है विभागवार उसको अलोकेट किया जाए। लेकिन विपक्ष जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले बजट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं सदन में हंगामे के भी आसार हैं। बिल्कुल, भविष्य देखिए आज जो बजट विभागवार पेश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनावों का पूरी तरीके से आईना है। सरकार ने इस तरीके का बजट बनाया है कि हर वर्ग के हर व्यक्ति तक इस बजट के माध्यम से सरकार का कुछ ना कुछ लाभांश पहुंच सके। खास तौर से गांव, गरीब, किसान की बात सरकार कर रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान, युवा, रोजगार ये उनके एजेंडे में है और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे और जीवन में
खुशहाली और मुस्कुराहट लाना सरकार का काम है। लेकिन विपक्ष के दावे उलट है। विपक्ष का कहना है कि पिछली बार जो सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया था उसका लाभांश खर्च नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपनी लय में विधानसभा में दिखाई देंगे और जिन आंकड़ों के साथ वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर नेता प्रतिपक्ष के प्रति रहता है, क्योंकि 8 बार के विधायक होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी प्रत्येक बिंदु को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं और बिंदुवार सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हमलों से सरकार बैकफुट पर आती है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर नेता प्रतिपक्ष के साथ रहता है। लेकिन बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी राम गोविंद चौधरी की तरफ से सरकार को घेरने की, जैसा उन्होंने सुबह आज बताया भविष्य हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा आज खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी और डीवी सदानंद गौड़ा खाद कारखाने में तकरीबन 2 घंटे रहेंगे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी और उर्वरक एवं रसायन मंत्री सुबह 11 बजे खाद कारखाना पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर खाद कारखाने के नए प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में लोकार्पण कर सकते हैं। उससे पहले सीएम योगी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 11 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे, यानी कि आपसे कुछ ही देर में। सुभाष हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास कार्यक्रम से जुड़ी हुई? कैसी तैयारियां, सीएम कब तक पहुंच जाएंगे या फिर पहुंच चुके हैं? जी पूजा, देखिए अभी 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खाद कारखाने पहुंचेंगे। और आपको ये भी बता दें पूजा की जो है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति अपनी शुरू की तब से जो है ये खाद कारखाना उस समय बंद था। सन 90 की बात है, कारखाना बंद कर दिया गया था। जो कांग्रेस की सरकार ने सन 68 में शुरू किया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर में अपनी राजनीति शुरू की तो पहला जापानी इंसेफ्लाइटिस को लेकर शुरू की और दूसरा जो है ये जो खाद कारखाना बंद पड़ा था इसको लेकर शुरू की। उन्होंने काफी संघर्ष किया इसको लेकर। आपको ये भी बता दें पूजा की सन 2016 में जो देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी इसका खाद कारखाने का शिलान्यास किया और अब वो लगातार जो है बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। चूंकि सैकड़ों लोगों की रोजगार चली गई थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर थे। अब वो जो है आज जो है मुख्यमंत्री फिर उस खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे। कोरिया से बने हुए एक डैम का भी जो 28 करोड़ की लागत से डैम बना है उसका भी निरीक्षण करेंगे और अधिकारी बैठक करेंगे। और एक तिथि जो जुलाई में प्रधानमंत्री के आने की तिथि है लोकार्पण करने की, उसकी तिथि को भी जो है बैठ के जो है उसको समझेंगे और तिथि का अभी कुछ देर बाद जो है ऐलान करने की संभावना है। निरीक्षण के बाद यानी कि तमाम जो आंकड़े हैं, परिस्थितियां वो निकल करके सामने आएंगी कि आखिरकार काम कहां तक पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सुभाष। कांग्रेस की ओर से नदी अधिकार यात्रा धरातल पर आने से पहले दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल प्रयागराज के हंडिया के दुमदमा घाट पर नदी अधिकार यात्रा कार्यक्रम में निषाद पार्टी और ग्रामीणों का विरोध कांग्रेस को झेलना पड़ा है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में निषाद पार्टी और ग्रामीणों ने यात्रा का विरोध किया और अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेसियों को गांव के लोगों ने आयोजन स्थल से दौड़ा दिया। इस दौरान कांग्रेसी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तो दिनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राजधानी में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि महत्वाकांक्षी जो है ये योजना थी कांग्रेस की कि नदी अधिकार यात्रा के चलते निषादों को एक लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल पूजा जी, जैसा कि आपको बता दूं, कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से इस योजना को बनाई थी और जैसा वो चाह रही थी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी इन लोगों के बीच जाके जमीनी हकीकत जाने और इस यात्रा को सफल कराएं, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे के बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए और उसका वो परिणाम कल अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके सामने देखने को मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा चाह रही थी कि इस यात्रा को पूरी तरह सफल कराया जाए और पूरे यूपी में इसको निषादों को लेकर इस पर कार्य किया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी के जाने के बाद ही लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता चलिए ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया
जिस तरीके से ये निषाद पार्टी और ग्रामीणों ने खदेड़ा है कांग्रेसियों को, इसके बाद अगली रणनीति पर गौर करना ही होगा। तो निषादों को साधने की जुगत में थे कांग्रेसी, लेकिन यहां पर विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। उधर हाथरस में अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हत्याकांड में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपियों में पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 आरोपियों की पहचान रोहिताज शर्मा और निखिल शर्मा के रूप में हुई है। वहीं एक आरोपी ललित शर्मा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी जो है आरोपी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग का मामला नया मोड़ ले रहा है। अब सांसद के बेटे के साले आदर्श ने ही कबूलनामा कर लिया, तो उसने ही गोली मारी थी और कहा कि आयुष के कहने पर उसने गोली चलाई, क्योंकि आयुष कई लोगों को फंसाना चाहता था। अब सांसद के बेटे का शातिराना प्लान भी सामने आया है। वहीं लखनऊ गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस समय आपको हम वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा होकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। उसको फंसाने के मुझे जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम नहीं कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? तो अनूप सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लखनऊ गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें बात कही जा रही है कि आयुष किशोर ने खुद पर ही गोली चलवाई थी। क्या कुछ अपडेट? देखिए भविष्य पूरे मामले को जिस तरीके से पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, जिस तरीके से एक भूमिका बनाई थी, फिर उसके बाद पुलिस दर पर दर उसके जो भेद थे वो खुलते लगातार चले गए। वहीं जिस तरीके से सांसद कौशल किशोर ने एक पहले बयान दिया था कि बदमाशों ने उनके बेटे को जिस तरीके से फायरिंग की थी, यानी कहीं न कहीं उन पर जब ये बात चली थी कि वो किसी प्रकार की तहरीर थाने में देंगे तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था। जाहिर सी बात है। ठीक है अनूप, जल्दी से ये बता दें मुझे कि आयुष का क्या अभी तक कोई सुराग लगा है क्या? यही कारण हुआ कि पुलिस वहीं से वीकनेस पकड़ी और उनके ही बिछाए हुए जाल में कहीं न कहीं पुलिस कहीं उसको पर्दाफाश करते हुए उनके जाल को नाकाब कर दिया। अब फिलहाल जिस तरीके से सांसद का बेटा अभी फरार है, हालांकि दाहिने हाथ के नीचे से गोली लगी थी और पार हो गई थी। देखिए आयुष का अभी तक कोई सुराग फूजा नहीं लग पाया है, हालांकि वो घायल अवस्था में है। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया था कि दाहिने हाथ के पीछे से गोली लग के पार हो गई है, इसके बहुत ज़्यादा खतरा नहीं था। उसको सुबह करीब 6 बजे के बाद उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी मलहम पट्टी लगाने के बाद, लेकिन तब से वो फरार है। आखिर वो कहां पर है? हालांकि पुलिस की माने तो जल्द से जल्द उसको आयुष की गिरफ्तारी की जाएगी और उससे वो भेद खोला जाएगा कि वो कौन से लोग थे जिन पर वो षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक ऐसी वारदात जिसे देखकर और सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हरदोई से एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसे देखकर दिल धरा का धरा रह गया और आंखें खुली की खुली और रिश्ते शर्मसार हो गए। एक खास रिपोर्ट देखिए। हरदोई में आदमकद हैवान, बाप ने बेटी को उतारा मौत के घाट, कटी गर्दन लेकर पहुंचा थाने। ये दूर लंबी सड़क पर नंगे पैर हाथ में कटा हुआ किशोरी का सर लिए जो आदमकद आकृति आपको नजर आ रही है ना, ये आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, ना ही बाप। क्यों?
सुनिए। मैंने काट डाला, वो हमको कुछ मिला नहीं, तो दोनों को निपटा देते हैं। सुना आपने, ये बाप है। जी हाँ, झूठे अहम में अंधा बाप, जिसको नागवार गुजरी अपनी बेटी की मोहब्बत, या यूं कहें हिमाकत। इसका ये ऐशबाजी करता था, हमने देख लिया। तो हमने इसको कहा चलो, आज 2 दिन हो गए, हमने 2 दिन अभी अन्न पानी नहीं खाया। हम कहा चले निपटा नहीं डालेंगे, जहाँ मेरी नहीं खाती। तो ये किसने किया? ये मैंने किया। अच्छा, गर्दन आपने काटी? मैंने क्या काटी। नाम है इस बच्चे का? बच्ची का नीलम। अच्छा, नीलम नाम है इस नीलम बच्चे देवी। का। तो ये आपकी बिटिया है? तो ये आपने किस चीज से काटा इसको? इसको हमने फरसा से काटा। अच्छा, फरसा कहाँ है वो इस समय? फरसा घर में रखा। सुनिए, सुनने से ज्यादा देखिए इस मानसिक विकलांग बाप को, जिसे जिंदगी के संरक्षण और जिंदगी छीन लेने के बीच अंतर तक नहीं पता। रुकिए रुकिए, अगर अभी भी आपके दिमाग की नसों में भावनाओं और रक्त का ठहराव नहीं हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं इस मानसिक विकलांग की विक्षिप्तता, तो इस झूठे घमंड से सराबोर आदमी को और सुनिए। आपने जो किया है ये और भी कोई साथ में था आपके? कोई नहीं, मैंने अकेले कमरे के अंदर। अच्छा, आपने कमरे के अंदर कमरे ये के सारे काम अंदर किया? हाँ। कुंडी बंद करके मैंने काम किया, और बस और कुंडी खोली, बस मुँह ऐसे पड़ा कमरे के अंदर। अच्छा, इसका शव कहाँ पर है? शव कहाँ है बच्ची का? कमरे पे है। कोई नहीं था साथ, मैंने किया, मैंने। गौर से देखिए, मैं में डूबे इस आदमी की शक्ल में हैवान को, जो शायद न खुद शिक्षित हुआ, न दे पाया अपनी बेटी को तालीम। हरदोई के मझला की सड़क पर लिखा ये हैवानियत का अध्याय न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करता है, बल्कि पूछता है सवाल समाज से भी कि एक तरफ जब देश इतना आगे जा रहा है, बाप बेटियों की ताकत बन रहे हैं, तो क्यों और कैसे पनपते हैं ऐसे ख्याल। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। सीतापुर में एक रैली के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे उनके बयान पर सियासत होनी शुरू हो गई है और वो खुद अपने बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर खुद को देश का सबसे बड़ा गुंडा बताते हुए नजर आए और कई लोगों के नाम भी गिनाते हुए कहा कि गुंडे मेरे आगे माथा टेकते हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी को दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी उन्होंने बताया है। तो इसी के साथ यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है। नमस्कार।